प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। माली साल 2026-27 का बजट आने को है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन बजट में से एक है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि हालिया तारीख का सबसे मुश्किल बजट है तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे IMF की शराइत हैं, कुछ पूरी हुई हैं, कुछ नहीं हो पाई हैं। ज़्यादातर अहदाफ हम हासिल नहीं कर सके हैं। अगले अहदाफ उससे भी ज़्यादा सख्त रखे जा रहे हैं क्योंकि IMF की शराइत हैं। पेट्रोलियम लेवी एक बहुत बड़ा मौजू रही है पिछले चंद महीने में बिलखुसूस, और अगले माली साल के लिए इसके हदफ में भी इजाफा किया जा रहा है। कुछ चीज़ों का हुकूमत कहती है कि हमने टारगेट अचीव करने के हम करीब हैं। रेमिटेंसेस का टारगेट अचीव कर लिया है, IT एक्सपोर्ट्स का टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर अहदाफ जिसमें GDP ग्रोथ है, जिसमें आपके बाकी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, इसके अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके हैं। एक्सपोर्ट्स के अहदाफ हासिल नहीं हो सके, इंपोर्ट्स के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तजारती खसारा बढ़ रहा है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और मज़ीद आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में आइंदा जो बजट है वो कैसा होगा, और फिर बिलखुसूस कराची जहां हम मौजूद हैं इस प्रोग्राम के लिए, कराची की बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और कराची के साथ साथ चूँकि 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है, NFC की बात हो रही है, तो क्या अगर NFC अवार्ड में कोई रद्दोबदल होता है उसका भी आने वाले दिनों में, बजट पास होने के बाद भी क्या उसका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। फिर हम उड़ान पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। 2 साल पहले उसके अहदाफ रखे गए थे, लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद हमें लगता है कि शायद वो अहदाफ या तो रियलिस्टिक नहीं थे या फिर समहाउ उसे अचीव करने की तरफ हम जा नहीं रहे हैं। तो क्या उड़ान पाकिस्तान के जो अहदाफ थे उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं इस बजट से मुतालिक जो आज के प्रोग्राम में हम रखने जा रहे हैं, और आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके सवालात भी हम लेंगे, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो उनका जवाब देंगे। मैं तारुफ़ कराता हूँ, मेरे साथ प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की और मेंबर हैं फ़ाइनांस कमेटी की। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मेरी दाएँ जानिब असद उमर साहब तशरीफ़ रखते हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपको भी खुश आमदीद। और इनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शमीम साहब मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। मिफ्ता साहब, GDP से शुरू कर लेते हैं। GDP का हदफ 4.2% रखा गया था, और तीनों ही क्वार्टर्स में, दूसरे क्वार्टर में कंपैरेटिवली बेहतर रहा, और इसका जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी कहते हैं 3.7 हम अचीव कर रहे हैं, IMF कह रहे हैं 3.6, और अगले साल हम इसको 4.1 रखने जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है। आपके ख्याल में हम कितना परफॉर्म कर पाएँ? देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वैसे तो सारे जो आदाद व शुमार हैं वो तकरीबन ठीक ही होते हैं, लेकिन GDP का नंबर जो है ना वो मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा। लास्ट ईयर भी आप देखें कि 3 क्वार्टर तक जो थी वो ग्रोथ 2, 2.5-3% होती थी, और चौथे क्वार्टर के अंदर अचानक 7% हो गई। चलो 7% हो गई, इसका मतलब है मुल्क अब तरक्की की तरफ चला गया। तो फिर 5वां क्वार्टर यानी कि इस साल का पहला क्वार्टर भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर वापस 3 चले गई। तो मेरा ख्याल है कि GDP के नंबर जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं। ये पुराना जो एक सिलसिला था उनका, उस टाइप की तरफ पुराना तरीका वारदात। तो गुजारिश ये है कि जो एक्चुअली, क्योंकि GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपकी कौमी आमदन देखता है, राइट। लेकिन अगर आप ये देखें कि 2018 से 2024 का तनासब ले, तो 2018 में जो आमदन थी पाकिस्तानियों की उससे 2024 में कम हो गई है, अगर आप इन्फ्लेशन को वो मद्देनज़र रखते हैं। न सिर्फ 2018 से कम हो गई, 2014 के मुकाबले में भी कम हो गई है। तो 3% से ज़्यादा ग्रोथ कहीं पर लग नहीं रही। आप इसको देख लीजिए कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 21 साल में सबसे ज़्यादा है। डिजिटल सर्वे के मुताबिक 22% थी, हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक 7% है, लेकिन 7% भी 21 साल में सबसे ज़्यादा है। आपका जो FDI है वो शायद 50 साल में सबसे कम है जी। ये जो ग्रोथ नंबर्स बता रहे हैं, इसके भी 3-4 साल के जो ग्रोथ आप देखें ना, 4 साल के, तो ये 1953 के बाद सबसे बुरा है। तो हमने बहुत सारी तारीख रकम की है, अबतरी की और पस्तगी की। सो GDP ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा कि इतनी हो रही है कि पॉपुलेशन जो हमारी ग्रोथ है 2.5% के तनासब से जो बढ़ती है तकरीबन उतनी होगी, उससे 1-8% ऊपर होती होगी, 1-8 नीचे होती होगी। आपने बात की है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी मेरे ख्याल से 5 साल पहले से आज कम है। एक्सपोर्ट्स पिछले साल से 8% कम हैं। एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 2010 से कम है जी।
इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक तो तेल महंगा हो गया है, दीगर फिर उसके बाद आपने $3 अरब की गाड़ियाँ भी इंपोर्ट की हैं माशाल्लाह 10 महीनों में। सो जो आपने बात की कि बड़ा मुश्किल बजट होगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि मुश्किल जो है ये हुकूमत पे नहीं होगी, मुश्किल लोगों पे होगी। आप भी असद उमर साहब डाउट कर रहे हैं इन फिगर्स को? 3.6 3.7 आप समझते हैं कि अचीव नहीं हुआ, ये फिगर दुरुस्त नहीं है? देखिए, अभी एक गैप क्रिएट हो गया है। जो हुकूमत पाकिस्तान दावा कर रही है कि इस साल मईशत कितनी बढ़ने जा रही है, और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है, ADB क्या कह रहा है, वो तमाम उनके जो तखमीने हैं वो हुकूमत के जो आदाद शुमार है उससे कम है। और वर्ल्ड बैंक का तो बहुत वाज़ेह गैप है, तकरीबन 20% से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो आलमी इदारे, हमारे पास ज़ाहिर है GDP की कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक कहीं नंबर से नज़र नहीं आती, और मैं ऐसी खामखाई में हवाई में छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दावा कर दूं कि मुझे पता है कि गलत है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर तमाम आलमी इदारे कह रहे हैं कि नहीं, ये हुकूमत जो कह रही है ये नहीं हो रहा, तो फिर उसके अंदर कोई सच्चाई नज़र आती है। इसमें जो हम एग्रीकल्चर देखते हैं, इसका 4.5% इसका टारगेट रखा गया था, 2.89 हमने उसको अचीव किया जो एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्री का भी 4.3 था, 3.51 हुआ है। सर्विसेज में भी सर्विसेज ऑलमोस्ट हमने अचीव किया। तो ये अगर बाकी जो सेक्टर्स हैं वो अगर हम उसके टारगेट अचीव नहीं कर पाए असद उमर साहब, तो हमने ये ग्रोथ कहाँ से हासिल की है? देखिए, पहली बात तो ज़रा सा ये डिस्कस कर लें कि नौजवान जो सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हुकूमत का दावा भी अगर मैं ले लूँ तो कोई ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है। 3.7% अगर ग्रोथ हो भी गई तो पाकिस्तान की तारीख के कम तरीन ग्रोथ के साल में से एक होगी। ये तबाही है, ये कोई अच्छाई नहीं है। पिछले 4 साल का अगर हम औसत ले लें तो पिछले 4 साल की औसत इस साल में हुकूमत का मान लेता हूँ, हुकूमत ये 3.7% भी इस्तेमाल करके 4 साल की औसत जो है वो 2.3% बनती है। ये किसी भी 4 मुसलसल साल पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन ग्रोथ है GDP की। ये हमारी शरह आबादी से कम है, यानी कि फीकस आमदनी पाकिस्तानियों की जो 4 साल पहले थी उससे आज कम है। ये मुकम्मल तबाही है और कुछ नहीं है। और इसका नतीजा क्या है, वो हुकूमत के अपने आदाद शुमार के अंदर नज़र आ रहा है। गुर्बत के लकीर से नीचे रहने वाले लोगों में तेज़ी से इजाफा हुआ, हुकूमत ख़ुद कह रही है। अमीर और गरीब के फ़र्क के अंदर ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ, हुकूमत ख़ुद कह रही है। सो ये सारे आदाद शुमार तो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं ना। और जो आप उससे पहले उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि आदाद शुमार जो हैं या जो हदफ लगाए गए थे, मतलब मैं सिर्फ एक हदफ की आपको मिसाल दे दूं, एक्सपोर्ट जी क्या फरमाया गया था, 60 अरब डॉलर, 60 बिलियन डॉलर, यस 60 बिलियन डॉलर, यस 30-31 बिलियन डॉलर से 32 बिलियन डॉलर से बढ़ा के हम 60 अरब डॉलर पे ले जाए। GDP 6%। अगर आपको मैं आपको इनसे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की पिछले 9 साल की जो हुकूमत रही है 2013 से 18 और 2022 से 26, उसमें जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है, तो उसी रफ्तार से अगर आगे भी इजाफा होता रहे तो कितने साल में आप 60 अरब डॉलर का हदफ अचीव करेंगे? वो तो कह रहे थे 5 साल में, आप अगले 500 साल में भी नहीं करेंगे। 500 साल में भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं यार, खुदा का खौफ करें, कोई तो हकीकत से ताल्लुक हो जो हम बातें करते हैं। सो मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है, और कोई इस वक्त इस बजट से इतनी जब मईशत की तबाही आई हुई ना, वो बेचारा क्यू ब्लॉक की उस दफ्तर में मिफ्ता भी बैठे हुए, 2 दफ़ा मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ, तो मुझे उस बेचारे औरंगज़ेब के ऊपर तरस आता है। जब आपकी मईशत में चारों तरफ ऐसी ज़बोहाली नज़र आ रही हो, जहाँ चारों तरफ ऐसी तबाही नज़र आ रही हो, जहाँ इंडस्ट्री परफॉर्म ना कर रही हो, जहाँ एक बिल्कुल सादा सी चीज़, मुझे बताएं कि रेवेन्यू टारगेट अभी नए दोबारा कह रहे हैं नए टैक्स लगेंगे, 200-300 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि 4 साल लगातार नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये औरंगज़ेब ये टैक्स नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? आज की दुनिया में जहां पता नहीं मिफ्ता से मांगे थे नहीं मांगे थे, मिफ्ता मैंने एक्सेलरेट की थी फंडिंग ये फेंस की जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ बन रही है ना, बॉर्डर पे जो फेंस लग रही है, उसका एक मुझे एज फाइनेंस मिनिस्टर इंटरेस्ट ये था, सिक्योरिटी तो है ही है, वो ये था कि यार स्मगलिंग कंट्रोल करने में आसानी होगी। फेंस वहां पे लगी हुई है, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक सस्ता सा ड्रोन जो है वो उड़ा के आप लाइव कवरेज ले सकते हैं 24/7।
और वहां से स्मगल क्या हो रहा है, डीजल। ये कोकेन नहीं है कि किसी ने वो पुड़िया के अंदर छुपा के लिया, पूरे ट्रक के ट्रक निकल रहे हैं। यहां आपकी गवर्नेंस बिल्कुल निजाम फेल हो चुका हो तो बेचारा वो क्यू ब्लॉक में बैठा हुआ अकेला शख्स क्या करेगा? अगर अक्लमंद होगा तो रिजाइन करके घर जाएगा, कोई अच्छी जिंदगी गुजारेगा। सही है। मिफ्ता साहब 4.1% नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखना चाह रहे हैं, ये सही टारगेट होगा जीडीपी का? देखिए अल्लाह करे हो जाए, मगर जो असद भाई ने बात की ना कि आप ये 4 साल जो मैंने कहा था कि 1953 से सबसे बुरे निकले हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ये हो जाएगा। देयर इज़ अ रीज़न वाई हम आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रहे हैं। और ये आज से हमारी बुराई का सफ़र नहीं है, आज से पस्ती का सफ़र नहीं है, ये सफ़र काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि हम हर साल जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। पहले दुनिया के मुकाबले में गरीब होते थे कि हिंदुस्तान थोड़ा और आगे निकल गया, बांग्लादेश और आगे निकल गया वगैरह। अब हम अपने आप के मुकाबले में गरीब हो रहे हैं कि 2018 में जो आमदन थी उससे आज आमदन कम हो गई है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें पाकिस्तान एक तो बहुत मकरूज़ है जिसकी वजह से सारे मसले शुरू होते हैं। अब हम अखराजात कम नहीं करते, सिर्फ कोशिश करते हैं टैक्स बढ़ाने की। आप टैक्स जब बढ़ाते हैं तो आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं हार्ड वर्क को, मेहनत को वगैरह वगैरह। जी जी। उसके बाद आपकी बिजली सारे इलाके में सबसे सारे रीजन में सबसे महंगी है, आपकी गैस सबसे महंगी है, आपके टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी सनतकारी करें या सरमायाकारी करें या कोई बैरूनी मुल्क से आके इधर सरमायाकारी करें। जब ये हाल हो तो क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ होगी अगले साल जिसके अंदर आप जो है वो ज़्यादा वो कर सकें। आप देखें कि न सिर्फ FBR का हदफ बढ़ा है जिसमें 830 अरब रुपए के नए टैक्सेस होंगे जो कि 430 अरब रुपए वफाक लगाएंगे और 400 अरब रुपए सूबा लगाएंगे। उसके साथ साथ आपने लेवी को भी 17% से बढ़ाना है। इसका मतलब है कि जो आप इस वक्त पेट्रोल पे 120 रुपये या 122 रुपये लेवी दे रहे हैं, अब 17% और हो जाएगी तो समझ लीजिए कि 140 रुपये आप लेवी देंगे। तो पेट्रोल पे भी और मतलब चीज़ें होंगी, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो अल्लाह करे कि ये 4.6 हो जाए, अल्लाह करे 7.6 हो जाए, लेकिन अमूमन अल्लाह ताला उन लोगों की मदद नहीं करता जो खुद कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही है। साथ ही साहब सूबों की हमेशा शिकायत रहती है, ख़ास तौर पे सिंध की भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी हम कुछ अर्से से सुन रहे हैं कि उन्हें जो शेयर NFC का बनता है वो पूरा नहीं दिया जाता, या जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। सिंध की इस बजट से, अगरचे एक मुश्किल बजट है, हुकूमत का शिकवा यह है कि भाई हमारे पास कुछ है तो होगा तो आपको देंगे, और वो तो कहते हैं कि जी आप पहले ही ज़्यादा ले रहे हैं NFC अवार्ड में 18वीं तरमीम में जो आपने किया है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन, सिंध हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बजट से? 0। क्यों? बी रियलिस्टिक ना। किस फेडरल गवर्नमेंट ने जब बजट बनाया है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PMLN की पिछले अदवार की गवर्नमेंट हो, उसने इस शहर को की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए बजट में एलोकेशन की है? किसी ने भी नहीं की है। इस शहर में जो फेडरल गवर्नमेंट के 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि पिछले अदवार में आए और मुकम्मल हो गए। तो इसलिए मेरी तो इस दफ़ा भी फेडरल गवर्नमेंट के बहुत मुश्किल बजट है, बहुत सख्त बजट है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन 0 है। आपकी एक्सपेक्टेशन 0 है इसलिए कि आप समझते हैं कि उनके पास पैसे देने के लिए हैं ही नहीं? देखिए हर चीज़ की प्रायोरिटीज़ होती हैं। पंजाब में जितने मोटरवेज़ बने वो फेडरल गवर्नमेंट फंडेड हैं। जब सिंध में मोटरवे बनने की, जबकि दुनिया में पोर्ट सिटी से अपलैंड मोटरवेज़ या रोड कनेक्शंस बनते हैं, ये उल्टा मुल्क है कि जी पहले पंजाब में मोटरवेज़ बनाए गए। जब सिंध के मोटरवे की बात आती है, जिसके लिए हम बहुत शोर मचाते हैं, नहीं माजरत के साथ के कराची हैदराबाद भी, मैं उसको मोटरवे वो मोटरवे नहीं है, वो नहीं, मैं उसको मोटरवे नहीं कह सकती, सॉरी। M9 फ्रॉम कराची टू सखर जो मोटरवे बनना है,
वो हम PPP मोड पे जा रहे हैं। चलिए, मैं FBR की रेवेन्यू की बात करके ज़रा फिर एक सेकंड, ये बहुत सारी उन्होंने बातें आपके लिए हमारे की- लिए कही हैं, उनका जवाब अभी दे दूं या दे बाद में दूं? दीजिए। अभी दे देता हूँ। चलें, ये सुन लीजिए 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछें कि जो शहर की ज़रूरियात होती हैं, सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, बाकी जो बुनियादी लोकल ज़रूरियात होती हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये किसकी ज़िम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की? ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत की हैं। चले मिफ्ता से ये पूछ लेते हैं कि मिफ्ता ये बताइए कि इस वक्त जो 7th NFC अवार्ड हुआ था, उसके बाद से वसाइल के लिहाज से मफलूकुल हाल वफाक है या सूबे हैं? सूबे इस साल 1500 अरब रुपए का सरप्लस रन कर रहे हैं। 1500 अरब रुपए जिम्मेदारी सूबे की, वसाइल सूबे के पास, और गिला हो रहा है वफाक से। अब आप, ये पहली बात तो ये हो गई। अब आप दूसरी आ जाए, जो डेवलपमेंट प्लान होता है ना, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान, जो उसकी अप्रूवल जो है वो देती है नेशनल इकोनॉमिक कमेटी, ठीक है ना, जिसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्नेक फैसले करती है, NEC के अंदर जाता है। NEC के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, प्लानिंग मिनिस्टर पेश करते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते हैं, तमाम वज़राए आला होते हैं। अब वहाँ की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान का, फेडरल पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्लान है और उसके अंदर कराची के लिए निकासी आब के लिए पैसा वफाक ने रखा हुआ है, सड़कों के ऊपर पैसा, नालों की सफाई के लिए पैसा, सब कुछ रखा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे वज़ीर आला हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए इंजीनियर हैं, काबिल इंसान हैं, तजुर्बाकार हैं, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कराची के में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब आपका काम नहीं है, ये काम तो सिंध हुकूमत का है और ये काम हम करेंगे, ठीक है। जिसके जवाब में महमूद खान, जो कि KP के वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म जो पैसा इनको नहीं चाहिए ना कराची के लिए, मुझे दे दे, मैं अपने सूबे में इस्तेमाल कर लेता हूँ, जहाँ मर्जी करना है। हमें सड़क बनाने के लिए कराची में सिंध हुकूमत ने NOC देने से इनकार कर दिया कि ये आपका काम नहीं। जो गिला कर रहे हैं उन्होंने, और आईनी तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आईनी तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब आखिरी चीज आ जाए, 1100 अरब 1100 अरब के पैकेट में 600 अरब वफाक ने देना था और 500 अरब रुपए सूबे ने देना था। तो वो 500 अरब में से शायद 490 अरब तो लग गया यूनिवर्सिटी रोड पे, जो इंशाअल्लाह ताला अब नाए हुरमुज़ खुल जाएगी, वो नहीं खुलेगी। जरा हमें ये यूनिवर्सिटी रोड से तो बच्चे इसका मतलब परेशान, ठीक है ना। जरा मुझे वो दिखा देना, वो 500 अरब किधर आता है। अब मैं आपको बताऊं 600 अरब रुपए का मैं आपको जवाब देता हूं। 600 अरब रुपए में पहला प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जी। मुझे आज तक याद है, वजीर आजम इनकी हुकूमत का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था, लेकिन वो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज के ऊपर था कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद हमने इख्तिताम पर लेके जाना था। मुझे अभी तक याद है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके जवाब में सिंध हुकूमत के एक वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम रेड लाइन इनकी ग्रीन लाइन से पहले चला के दिखाएंगे। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह मैंने वजीर आजम से 2020 में करवा दिया था, ये आज तक रेड लाइन का इंतजार हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट नालों की सफाई, 4 गुज्जर नाला और वो सब औरंगी नाला, 70 अरब रुपए कराची के अंदर खर्च हुए। उसके बाद से पानी फिर भी आता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन उसके बावजूद कराची नहीं डूबा, क्योंकि वो 70 अरब रुपए देके जो कुशादा की गई थी, सफाई की गई थी, 70 अरब रुपए देके। लेकिन मोटरवे तो फेडरल सब्जेक्ट है ना। मैं आता रहूं भाई, आप बिल्कुल, ये तो इन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये मुझसे मिली नहीं है। हाँ नहीं, मुझसे मिली नहीं है, इन्होंने मुझे मौका दिया। मैं सखर हैदराबाद पे भी कमेंट करूंगा, बिल्कुल जायज गिला इनका, बिल्कुल जायज गिला इनका वफाक से कि सिंध की सड़कें जो है मोटरवे क्यों नहीं है भाई, सारे पाकिस्तान में मोटरवे क्यों वफाक बना रही है, यहाँ पे क्यों नहीं बना रही, जरा जवाब सुन लीजिएगा। तीसरा आपका प्रोजेक्ट था K4 का कॉन्ट्रैक्ट 50% सूबे ने देना था, 50% वफाक ने देना था। 7 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ था, 1 रुपया नहीं उसके ऊपर खर्च हो रहा था। मैंने वजीर आजम को कहा भाई मैं इसकी जिम्मेदारी 100% खुद लेना चाहता हूं, सिंध गवर्नमेंट के साथ कुछ भी नहीं होगा, हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका बजट 25 अरब से बढ़ा के 125 अरब रुपए लेके लिए, 100% गारंटी ली,
वापडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उठा के देख लें उसकी कॉपी, साइंड कॉन्ट्रैक्ट। सितंबर 2023 को K4 की स्टार्टिंग थी, 26 करोड़ गैलन पानी सितंबर। और मेरी जनरल मुजम्मिल से बात हुई, मैंने कहा जनरल साहब कागज पे ठीक है यार, ये सितंबर ठीक है, अगस्त 17 को इमरान खान की 5 साल टर्म पूरी हो रही है, आपने मुझे जो है ना 4 हफ्ते पहले स्टार्ट करके देना है, उसी से डसद अल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है जी। 2026 में बैठे में K4 का आपको कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। फंडिंग देखें पिछले साल जो रिलीज हो रही थी K4 के लिए, वो 3 अरब 4 अरब रुपए साल के रिलीज हो रहे हैं। चौथा प्रोजेक्ट आपका कराची सर्कुलर रेलवे, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कोर्ट में बुला के कहा, मैंने कहा जी ये लोकल सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरसिटी रेल जो है, मैंने कहा जी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आपको पता है उन्होंने जवाब क्या दिया था मुझे? चीफ जस्टिस ने बेंच पे बैठ के सारा कोर्ट सुनना, रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा सर साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, या ये आप करेंगे ये नहीं होगा, ना इन्होंने किया ना होगा। ये चीफ जस्टिस के तासुरात थे सिंध हुकूमत के बारे में। उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट फीजिबिलिटी डिजाइन डन, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डन, फिर आप आ गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके, बड़ा अच्छा काम किया, उससे बड़ी अच्छाइयां हुई होंगी मुल्क को जरूर। वो अभी हम 4 साल की जो तबाही की बात कर रहे थे, बजट डिबेट में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तमाम सूबे अपने पैसों से, अपने वसाइल से सड़कें बनाते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं। आप हर प्रोजेक्ट के लिए वफाक की तरफ क्यों देखते हैं? नहीं, हर प्रोजेक्ट के लिए हम वफाक की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। मैंने मोटरवे के लिए वफाक की तरफ निशानदेही की कि बात करते हैं ना, आपने मुझसे क्योंकि सवाल ये पूछा था कि ये जो बजट आ रहा है इससे सिंध हुकूमत क्या तवक्को करती है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ हम कैसे देख रहे हैं, उसका मैंने जवाब दिया था कि ज़ीरो, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। सारी किताबी बातें हैं, कागजी बातें ज़रूर हैं कि हमने कराची में ये कर दिया। बात जो भी इस शहर में काम हो रहा है वो सिंध हुकूमत कर रही है या KMC मेट्रोपॉलिटन जो है मुर्तज़ा वहाब जिसके मेयर हैं वो काम कर रहे हैं। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक, ADP, जैसे इन्होंने रेड लाइन प्रोजेक्ट की बात की, बिल्कुल सही है। उस पर चीफ मिनिस्टर साहब भी बोल चुके, उस पर मिनिस्टर साहब भी बोल चुके। उसकी वजह देखिए, कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसको उस पे मीम्स बने, उस पे बातें हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन जो रेड लाइन मंसूबा है उसमें बहुत सारी वजूहात थी। जब एक बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि उस वक़्त अगर नहीं साइन किया जाता तो वो बेहतर होता, क्योंकि उसकी एक्सकेवेशन का काम शुरू कर दिया गया, गवर्नमेंट का लास्ट ईयर था, और उसके बाद जब 9 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो वो 9 महीने काम रुक गया, 1 इंच उस पे काम नहीं हुआ। उसी दरमियान हर चीज़ का प्राइस एस्कुलेट कर गया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जिस प्राइस पे वो डील क्लोज की गई थी वो डील नहीं मीट हो सकती थी, क्योंकि जो एस्कुलेशन हुई, इंटरनेशनली एस्कुलेशन हुई, डॉलर प्राइस कहीं चला गया, सारी चीज़ें कहीं चली गई। फिर दोबारा उसको रिविज़िट किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका वो फंडेड है उसके साथ दोबारा मीटिंग्स की गई। उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ दिन काम किया, उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो जिना एवेन्यू वाला है उस पर काम मुकम्मल है। देखिए, बात यह है कि करनी तो बातें बहुत सारी, मतलब बहुत आसान है। इस शहर में मैं गिनवा सकती हूँ। लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम से क्या फ़ायदा हुआ। 18वीं तरमीम से पहले का जिना अस्पताल, 18वीं तरमीम से पहले का NICVD, मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ, NIC 18वीं तरमीम से पहले का सूट में जो फैसिलिटीज़ थी, तो ये सब 18वीं तरमीम के बाद ही हुआ, और जो सूबे ने किया। इस कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े दावे हैं, बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि MQM के दोस्त को आपने किसी को इनवाइट नहीं किया। वो बड़े दावे करते हैं कि हमने जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे तो 300 अरब रुपए इस शहर पे खर्च किए थे। मुझे तो नहीं नज़र आए थे वो 300 अरब। 2 अंडर पासेस थे इस शहर में, इस वक्त 14 अंडर पासेस और मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स हैं। बिल्कुल ठीक है कि
15 साल लगे थे लियारी एक्सप्रेसवे को बनाने में। 5 साल में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाई। ठीक, तो अगर चलिए अच्छा, आपने मैं एक चीज़ क्योंकि कही, किसी- मैं किसी- यार आप छोड़ दो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं, तो मैं बजट में क्योंकि कोई वफाक से यहाँ पे नहीं है जी। तो मैं वफाक के ब्याज पे ये, क्योंकि कहा यह गया है कि अगले साल के बजट में ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, और वफाक ने आज तक कुछ नहीं किया। इस साल के बजट में रवां साल के अंदर वफाक से सिंध को 1700 अरब रुपए मिलेंगे NFC रेवेन्यू ट्रांसफर। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक तो आपने जिक्र किया कि एमक्यूएम के किसी नुमाइंदे को हमने दावत नहीं दी, एमक्यूएम के बहुत से लोगों को हमने इंडिविजुअली भी दावत दी, और एमक्यूएम की जो उनकी जो मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम है उनसे भी हमने दरख्वास्त की कि आप अपना नुमाइंदा इस प्रोग्राम में भेजें। एनीवे डॉक्टर आसिफ साहब, जो रेवेन्यू जनरेशन की हम बात कर रहे थे, हमने टारगेट रखा पहले 14.13 ट्रिलियन का, उसे रिवाइज़ किया 13.9 ट्रिलियन पे आए। अभी भी 10 महीने में हमने सिर्फ 10 ट्रिलियन जो है वो अचीव किया है, शॉर्टफॉल चल रहा है 600-700 अरब रुपए का। आपके ख्याल में, और फिर अगला जो हम टारगेट रखने जा रहे हैं वो रखने जा रहे हैं 15.26 ट्रिलियन का। हम 13.9 को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम 15.2 को अचीव कर पाएंगे कैसे आप, और ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आप बताऊं कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। NFC की बात हुई, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस की बात हुई, इसके अलावा जो है IMF की बात कर रहे हैं आप। लेकिन देखिए, कोई भी जब बात करते हैं रियलिटी बेस, तो मैं मोहतरमा से यही कहूँगा कि आवाम को भी आपसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है। इसकी वजह है कि जिस शहर में मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल कमेंट पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो सिर्फ इकोनॉमी पे उधर ही आ रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि जिस शहर में, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी के हालात देखे जहाँ पे बच्चा गटर में डूब के मर जाता है। जी, बात आती है कि जनरली के हमारे पास टैक्स फर्स्ट और थिंक लेटर, जबकि होना चाहिए कि ग्रोथ फर्स्ट एंड टैक्स उसके बाद थिंक लेटर। सिलसिला ये है कि हमारी प्रायोरिटी ग्रोथ रही नहीं है। जो अभी जो हमारी मौजूदा जो टैक्स सिस्टम है, दैट इज़, मैं उसको कहता हूँ कि ये एंटी ग्रोथ मॉडल है। सबसे बड़ा मसला है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। टैक्स रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू जनरेट कब होगी? रेवेन्यू जनरेट उस वक्त होती है जब आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। रेवेन्यू जनरेट उस होगी जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस मुल्क में हर साल तकरीबन 30 लाख लेबर फोर्स में इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब जो करंट जो ग्रोथ है दैट इज ऑन एन एवरेज लेस देन 2%। इस ग्रोथ रेट के साथ अब 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, होना क्या चाहिए? दैट शुड बी अराउंड 6% पे जाके। लेकिन पाकिस्तान का चूँकि मॉडल ऐसा है कि जब भी हम 5% या उससे अबव जाते हैं तो ये बाउंस बैक होता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आती है, और अब ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम टाइट मॉनेटरी, टाइट फिस्कल पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आप पिछले दिनों अगर ये देखें, ख़ास तौर पे हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग की बात की या इंडस्ट्री की बात की, सैलरीड क्लास 40% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। कंपनीज 40-60% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। जब इस टैक्स पर आप आएंगे, उस पर आपने मजीद जो है सुपर टैक्स लगा दिया है। आप बताएं इंडस्ट्री सर्वाइव कहाँ से करेगी? इंडस्ट्री जब तक सर्वाइव नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती। आप देखें कि क्या असर किया हुआ आपने पेट्रोल जो लेवल लगाया हुआ आपने, अभी मजीद तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए के दोबारा पेट्रोल लेवल लगने वाला है चंद दिनों में। मार्च में आपने एक दिन पहले आप तो मेरी बात सुनिए, एक दिन पहले आप कहते हैं कि हमारे पास 18 दिन के रिजर्व मौजूद है। अगले दिन आप जो है 100 रुपया इजाफा करके इस मुल्क से, लोगों के जेब से 100 अरब रुपए निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी नहीं चलती है। 30 लाख लोग, दो बातें करूंगा मैं, 30 लाख लोग चंद सालों में मुल्क से चले गए, ब्रेन ड्रेन हो गया। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं, इसके अलावा जो 30 लाख लोग चले गए, ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग वापस अब आ रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के हालात है, जो लोग वापस आ रहे हैं, हम ज़्यादातर रिलायंस करते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर। 40, ठीक है, हमारे 90 लाख लोग मुल्क से बाहर हैं, 40 लाख $40 बिलियन वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। हम 25 करोड़ अवाम मिलके 40 अरब डॉलर नहीं कमा सकते, वो हमारे 90। अब जो वो वापस आना शुरू होंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर ग्रोथ किधर जाएगा? रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? राइट, रेवेन्यू जनरेट ना होने की आपके ख्याल में ये वजूहत है? मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स से ज़रा सवाल ले लेते हैं, और फिर ये जो रेवेन्यू का मसला है, ये क्यों नहीं हम अपना टारगेट अचीव कर सके, और अगला टारगेट हम कैसे 15.2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर पाएंगे? तो इस पर मैं चाहूँगा कि बाकी मेहमान भी कमेंट करें। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट सवाल करना चाहते हैं, आपकी तरफ में आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम
सर माय क्वेश्चन इज़ जब कि गवर्नमेंट टैक्स टारगेट सेट करती है तो वो सैलरीड क्लास को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, बट यही अगर टैक्स टारगेट्स जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड चंक जो है हमारी इकॉनमी का इतना बड़ा उस पर सेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो सैलरीड क्लास हो उसको जो है रिलीफ भी मिलेगा और जो बाकी जो अनडॉक्यूमेंटेड साइड है उससे हमें मतलब लाइक इकॉनमी में फ़र्क भी आएगा? जी मिफ्ता साहब, एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा, और दूसरा ये जो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके, बुनियादी वजूहत आपके ख्याल में क्या है? देखिए, टारगेट का इन्हिसार होता है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो जाए तो आपको उधर से पैसे मिलते हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों का माल नहीं बिक रहा है तो सेल टैक्स नहीं दे रहे उतना, अगर लोगों की इनकम नहीं हो रही तो आमदन नहीं हो रही तो इनकम टैक्स नहीं दे रहे, तो आपकी अगर इकनॉमिक ग्रोथ हो जाती है तो आपके टारगेट्स मिलना आसान हो जाते हैं, और अगर इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तो टारगेट मुश्किल हो जाते हैं। तो दैट्स द रीज़न रियली आप FBR को ब्लेम करना, लेकिन वो एक बात यही है जी। जो ये स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, गुड क्वेश्चन रियली, कि इतना बर्डन क्यों है सैलरीड क्लास लोगों पे और इसको आप स्प्रेड क्यों नहीं कर सकते। अब अगर आप जानते हो, याद हो आपको कि मैंने भी एक कोशिश करी थी कि दुकानदारों से टैक्स लेने का, लेकिन वो नहीं हो सका। जी जी। हम किसी भी बड़े शहर में जाएं, सूबे प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते, बड़े बड़े घर होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करते। हम रियल एस्टेट वालों को इसेंशली टैक्स फ्री कर देते हैं, और जो वाइट और ब्लैक मनी का उसमें तनासुब है उसमें ब्लैक मनी पार्क करने की जगह मिल जाती है, और फिर सूबे एग्रीकल्चर टैक्स भी जमा नहीं करते। जी हाँ। बजट डिबेट में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक हमने एक और रास्ता ढूंढा है असद साहब, वो ये कि अगर हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम या तो सैलरीड क्लास पे बढ़ा दें टैक्स, या लेवी को टैक्स के तौर पर कलेक्ट करना शुरू कर दें, जैसे कि अभी पिछले दिनों वजाहत भी आई कि आवाम टैक्स नहीं देंगे तो फिर लेवी से लेना पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में ये तरीका दुरुस्त है? देखिए, दो ही आपके पास इस वक्त बड़े ज़राए हैं टैक्स इकट्ठा करने के। एक है आपकी जो मिडिल क्लास आवाम है ना, वो पहले आपने उनका यकमुश्त एक ही बजट के अंदर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्लैब्स जो मिडिल इनकम के लोग थे उनका 60-70% आपने टैक्स इजाफा कर दिया। उसके बाद जो उसके बाद पैसे बचे वो आपने उससे निचोड़ने शुरू किए PDL की शक्ल के अंदर, पेट्रोलियम लेवी की, और बढ़ा के उसको 117 रुपये लीटर पे आप ले गए हैं, और अभी आगे मज़ीद बढ़ाने का इरादा है। तो एक तो आपने जो वर्किंग मिडिल क्लास थी, जो किसी भी इकोनॉमी की जान होती है, आपने उसको पीस दिया। दूसरा आपको जो मिला हुआ है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मल बिजनेस सेक्टर है आपका। वो जो आप बोले ना कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही और इंडस्ट्री क्यों नहीं बन, क्या वजह है कि पिछले 53 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे कम सरमायाकारी के 2 साल गुजरे हैं वो पिछला साल और उससे पिछला साल। 53 साल के अंदर इतनी कम सरमायाकारी, कोविड के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 2010 में इतने बड़े फ्लड आ गए, उस वक्त इतनी कम सरमायाकारी नहीं हुई। 2005 में इतना बड़ा जलजला आ गया, कारगिल की जंग हो गई, किसी वक्त भी इतनी कम सरमायाकारी नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह बिजली, गैस और दूसरी चीज़ें हैं ही हैं, वो टैक्स है। आपने टैक्स बर्डन फॉर्मल सेक्टर के ऊपर पिछले मेरे ख्याल में 40 साल में इतना बड़ा बर्डन नहीं था, इनफैक्ट इसे करीब भी नहीं था। हमारे तो टैक्सेस जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में कम होते जा रहे थे ओवर अ लॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वो रिवर्स हुए और शार्पली रिवर्स हुए। सो आपने जो सबसे, ये दोनों सेक्टर कौन है? ये सबसे प्रोडक्टिव सेक्टर हैं पूरी मईशत के, सारा वजन आपने उनके ऊपर डाल दिया है। और वो सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, सो रिटेल सेक्टर से आप टैक्स नहीं ले सकते, बड़े जागीरदार से आप टैक्स नहीं ले सकते, तो जो कमज़ोर है उसको आप पीसे चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो जिसको आप पीस रहे हैं ना, वही है सोना देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी जिसको आप ज़िबा कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा 30 लाख बंदा जो है मिडिल क्लास प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चला गया है। वज़ीर दाखिला खुद बता रहे हैं कि अरबों डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है। पिछले 3 जो सरमायाकार हैं वो पैसा साथ ले जा रहे हैं।
तो उसके बाद आपको क्यों एक्सपेक्टेशन है कि आगे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ आपको नजर आएगी? 30 लाख बंदा जो मुल्क छोड़ के चला गया उसको एक फायदा भी हुआ कि रेमिटेंसेस का टारगेट हमने अचीव कर लिया। अच्छा, वो आपने कहा कि हुकूमत कह रही है कि हुकूमत का क्या ताल्लुक है भाई रेमिटेंस टारगेट अचीव होने से? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। अगर आप यहाँ पे हालात बुरे कर दें तो लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मेरी कर रहे हैं आप यार। मेरी एक गुजारिश है, एक मैं एडिशन करना चाहूँगा। देखें यहाँ पे जो बात है इसमें एक IMF को मद्देनजर रखते हुए एक बात करना चाहता हूँ। देखिए IMF को लोग बुरा भला कहते हैं। देखिए IMF आपसे कुछ नहीं कहता। IMF कहता है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें। अच्छा, अब मसला ये आ जाता है यहाँ पे जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने ज़रा अखराजात को देखें, ठीक है। उसमें ख़ास तौर पे वो कहते हैं जो आप फर्टिलाइज़र को जो आप सस्ती गैस दे रहे हैं उसको कम कर दें। जो मराहत हैं, मराहत को अपने कम कर। पिछले दिनों आपको पता होगा कि 43 बिलियन रुपीज़ MNOs को दिए गए, 25-25 करोड़ हर को बांटा गया। एक तरफ ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं, एक तरफ 25-25 करोड़ रुपए MNOs को बांटे जाते हैं। 1 लाख रुपये कम करके 25 करोड़ रुपये आपने हर एक MNOs को दे दिया। तो दूसरी चीज़ आती है कि जो पावर सेक्टर है हमारा, उसका जो लॉस है, देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप टैक्स को बढ़ाएं। आप अननेसेसरीली जो आपके एक्सपेंडिचर है, PSDP की बात करूंगा मैं, ADP की बात करूंगा, फिर इसके अलावा करंट एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा मसला डट जाता है 50% हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरे आप जो पेंशन देते हैं, PSDP 1 ट्रिलियन का है, पेंशन 1.05 ट्रिलियन का। अब आप खुद सोचिए कि पेंशन वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से डुअल नेशनल होके हमारे पैसे को अमेरिका और यूरोप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। सिर्फ टैक्स, ऑफ कोर्स टैक्स है। गवर्नमेंट के पास देखिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो ना स्पेस, एक आखिरी बात है, स्पेस नहीं है। वो क्या करेंगे? उनके पास यही फॉर्मल सेक्टर मौजूद है, इनफॉर्म 40% हमारा, उसी पे वो कहते हैं कि टैक्स बढ़ाना है, अपनी अयाशियों को कम कर नहीं सकते आप, ठीक है। आप प्रोडक्टिव है ही नहीं, तो आपके पास एक ही टारगेट होता है, यार टैक्स लगा दो। यही अभी ये जो इन्होंने बजट डेफिसिट, जो टारगेट को पूरा करने के लिए FBR के इन्होंने जो पेट्रोलियम के प्राइसेस का जो खेला है, जी मैं उसमें आता हूँ, पेट्रोलियम प्राइसेस आता हूँ। आप अपने जहनों में सवालात को तरतीब दे लीजिए। मैं सादिया जावेद साहबा के सामने एक सवाल रखे फिर आपके पास आ रहा हूँ। नए टैक्सेस की बात हो रही है सादिया साहबा, और उसमें IMF की ने ये शर्त लगाने जा रहा है कि 860 अरब रुपए के आप नए टैक्सेस लगाएं। अब विफाक जो है उसमें नए टैक्सेस की जनरेशन के लिए हाफ उसकी ज़िम्मे आ रहा है और हाफ सूबों के ज़िम्मे आ रहा है, और विफाक तो 215 अरब के नए टैक्सेस लगा भी रहा है। क्या सूबे IMF की इस शर्त को मानेंगे और क्या नए टैक्सेस लगाएंगे? क्या 430 अरब रुपया नया जनरेट करेंगे सूबे? क्या बाइंडिंग होगी सूबों के ऊपर IMF की जो शराइत हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट मुआहदा करेगी तो जो IMF से ऑलरेडी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो सूबे उसकी बाइंडिंग रखते हैं कि सूबों को उनको फुलफ़िल करना है। जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन, तो देखें FBR इज़ एन इंडिपेंडेंट, सोलमी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट। बात यह है कि आपका FBR फेल है। कोई इस बात को फेडरल गवर्नमेंट आज की, कल की या परसों की माने या ना माने, लेकिन आपका FBR फेल है। वो आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ाने पा रहा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बात की थी कि सेल टैक्स ऑन गुड्स भी जो है वो सूबों के हवाले किया जाए, टारगेट फेडरल गवर्नमेंट सेट करे, क्योंकि FBR तो कलेक्ट नहीं करने पा रहा। FBR के पास मैकेनिज्म नहीं है, वो कलेक्शन नहीं करने पा रहा, तो उसको सूबों के हवाले किया जाए, टारगेट सेट किया जाए, ताकि हम जो टारगेट, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हम करते हैं बजट के लिए, हम अपने टारगेट अचीव कर सकें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वी हैव टू रिविजिट FBR। फेडरल गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट FBR कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं पड़े। आपकी इस पर क्या राय है सर? सूबों को देने पहली बात तो ये कि सिंध हुकूमत की जो 100 रुपये, हर 100 रुपये जो आमदनी होती है उसमें 90 रुपये से ज़्यादा FBR के कलेक्ट किए हुए टैक्सेस हैं जो NFC के ट्रांसफ़र के लिए ज़रिए आपके पास आते हैं। सिंध हुकूमत अपनी 100 में से 10 रुपये भी खुद कमाई जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकती है। बट आई वुड से दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंध कि कोई और सूबा भी नहीं करता है, कोई सूबा भी इन सारे चारों सूबों में अगर कोई टैक्स कलेक्शन अच्छी करता है तो सिंध करता है। कोई भी सूबा जो है वो सब सूबे नाकाम। सही कर दिया मैंने। दूसरी चीज़ जो आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी, बहुत अच्छी आपने बात की, प्रॉपर्टी की आपने बात की, टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है, एग्रीकल्चर की आपने बात की,
यू रियलाइज ये दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों प्रोविंशियल टैक्स हैं। सो इसका जवाब तो आपने देना है कि ये टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है, इसका एफबीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ जी, ये जो मेरा आजकल बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज इट रियली हिट्स मी, कि दिन दहाड़े पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है ना। जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं इस वक्त, जो फ्रॉडुलेंट रेट के ऊपर हो रही हैं लैंड की ट्रांजैक्शंस, इसको ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत ने कोई प्लान बनाया? बिकॉज इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है आपकी। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत इस पे काम कर रही है, मुराद अली शाह साहब इस पे काम कर रहे हैं एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। और हम बेहतर उसके साथ आएंगे ताकि इससे जो टैक्स कलेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि सूबे की भी ज़रूरतें हैं और वफाक की भी ज़रूरतें हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पे जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो सूबों का भी कट डाउन होगा जो बजट आएगा, क्योंकि पैसे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी IMF से पैसे आएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। हम ये सिंध वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट और कर सकते हैं, और अब क्योंकि हम कराची में बैठे हैं और बहन बैठी हुई हमारी, इसलिए सिंध की बात कर रहे हैं, वरना जितनी खामियां इन्होंने सिंध की निकाली हैं असद भाई ने, उतनी तो नहीं, लेकिन तकरीबन उतनी खामियां मैं पंजाब और KP की भी निकाल सकता हूं, और बलूचिस्तान में तो बात ही नहीं करते हम लोग। सो ये इट इज़ नॉट, मतलब दे आर द वर्स्ट गवर्नमेंट बट द अदर्स आर नॉट सो गुड। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि गवर्न स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। देखिए हम जो डॉक्टर साहब ने बात की कि आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपके टैक्सेस कम हैं, कोई आदमी नहीं सोचता कि अखराजात कम करो, सब ये सोचते हैं कि टैक्स बढ़ाओ। भाई कितना बढ़ाओगे टैक्स? 60% तो ले रहे हो। जी सही। हमारी बजट डिबेट जारी है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं। जो यूथ है हमारी, उसके व्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।